बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा, मेरे साथ ताहिर मलिक साहब मौजूद हैं। अभी जो ये एमिनेंट लॉयर्स खोसा साहब, लतीफ़ खोसा साहब और एतजाज़ एहसन साहब, ये दोनों सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद थे। और सुप्रीम कोर्ट में जो एक लार्जर बेंच बना था 9 रुकनी, जिसने समाअत इस चीज़ पर करनी थी कि सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई नहीं किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ जो दरख्वास्त आई थी, तो उसकी पिछली डेवलपमेंट आपको पता चल गई कि काजी फायजीसा साहब ने इनकार कर दिया सुनने से। जो बात कर रहे थे लतीफ़ खोसा साहब और एतजाज़ एहसन साहब की, ये बुनियादी इंसानी हुकूक का मामला है। दूसरा, लीगल सिस्टम जब पाकिस्तान के अंदर चल रहा है तो ये पैरेलल जुडिशल सिस्टम यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ये दलाइल कोर्ट के अंदर दे रहे हैं, लेकिन जज साहिबान जो 2 जजेस के उठने के बाद जो 7 मेंबर्ड बेंच है, वहाँ पर जो सवाल चल रहे हैं वो समझने के लिए होते हैं। जज साहिबान देखते हैं कि क्या मामला बनेगा आगे। जो तकनीकी मामला हैं उसके अंदर उन पर सवाल उठाए जाते हैं। हम जो आज सवाल उठाएंगे वो बड़े अहम ये हैं कि काजी फायज़ ईसा साहब बेंच से उठ क्यों गए। उनका उठना जायज़ है। उन्होंने कहा कि रूल्स एंड प्रोसीजर एक्ट जो है, पहले इस पर कुछ फैसला कर दें, इसको निपटा दें। मैं समाअत सुनने से इनकार नहीं कर रहा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस सब मामले के अंदर। तो इस रूल्स एंड प्रोसीजर एक्ट पर जो नोटिस लिया हुआ कोर्ट ने, उसको कितनी जल्दी निपटाया जा सकता था या अभी भी निपटाया जा सकता है। हुकूमत का जो एतराज़ है कि ये बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, ये कितना जायज़ एतराज़ है। और क्या जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को, मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये मामला पता नहीं है? यकीनी तौर पे पता होगा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद रिकॉन्स्टिट्यूट एक बेंच कैसे हो गया? क्योंकि इसके सुप्रीम कोर्ट की पुरानी नज़ायर इस हवाले से मौजूद हैं। और फिर उसके अलावा ये है कि एक पॉइंट उठाया जाता है कि जज अगर अपना जहन ऑलरेडी एक मामले के अंदर बयान कर चुके हैं, बता चुके हैं, फैसले के थ्रू बता चुके हैं, तो फिर दोबारा उनको उसी बेंच पे शामिल करना अदालती बेस्ट प्रैक्टिसेस में से नहीं आता। ताहिर मलिक साहब, एक चीज़ जो वैसे इसको डिटेल में हम डिस्कस, लेकिन एक चीज़ जो अभी नज़र आ रही है ना, ये टेक्निकलिटीज़ की जो मैं बात कर रहा था, वो यूँ लग रहा है कि इंसानी हुकूक की, बुनियादी हुकूक की जो आइन ने इंश्योर की हैं, उनकी खिलाफ वर्जियों के खिलाफ ये कोर्ट में गए सब लोग। लेकिन जो तकनीकी मामलात बीच में पड़ गए हैं ना, उनकी वजह से ऐसे लग रहा है कि ये टेक्निकल मामलात हम ज्यादा डिस्कस करना शुरू कर देंगे आने वाले दिनों के अंदर, सभी, हम नहीं, असेंबली के अंदर भी। और ये मामला पीछे रह जाएगा कि वो केस उधर चलना है कि नहीं चलना, और वही 4-3 वाली अजीबोगरीब बहसें चलना शुरू हो जाएंगी। बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो, इससे भी मैं थोड़ा सा एक कदम पीछे जाऊँगा, हमारे यहाँ तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे हुकूमत, जिस तरह हमने पहले भी प्रोग्राम में डिस्कस किया था, हुकूमत पार्लियामेंट वर्सेस अदलिया हो गई है। अगर आप राना साहब को अगर थोड़ा सा उनको रीड करें तो मुझे तो कुछ और नज़र आ रहा है। उन्होंने तो अदम एतमाद किया है। 2 बंदे तो पहले 2 जजेस तो छोड़ गए हैं, जैसे काजी साहब भी शामिल हैं, जिसमें हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो मैं थोड़ा सा हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ ऐड करना चाह रहा हूँ, फिर हम डिटेल में बाद में करेंगे। हुकूमत की खबर भी है और उनका माइंड सेट भी है। उन्होंने पहला हमला कर दिया बेंच पे कि जनाब ये बेंच हमें काबिल कबूल नहीं, 2 बंदे छोड़ गए हैं। और आगे की खबर मैं आपको देता जाऊँ, हुकूमत की पूरी प्लानिंग है कि हमारे पास 2 दिन हमें चाहिए, जो मर्जी फैसला दे दें। उन्होंने ये कोर्ट्स बनानी है, ये अदालतें चाहते हैं, क्योंकि उसके में आगे मैं अपना नुक्ता नज़र बाद में दूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल में उनको इसका पोलिटिकली कमाल ये हो गया कि एक तरफ हुकूमत कहती है कि जनाब मुल्क के अंदर जुडिशल मार्शल लॉ लगा हुआ है, ये स्टेटमेंट बाकायदा आ चुकी है, और दूसरी तरफ अदालत का फैसला आएगा, हमने वो फैसला नहीं मानना। इस पर तफसीली बात करेंगे। इरफान कादिर साहब जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं ऑन लॉ, वो हमारे साथ प्रोग्राम में होंगे। स्टे विद अस आफ्टर दिस ब्रेक। जी वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो समाअत चल रही है कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस को ट्राई करना चाहिए या नहीं, वहां पे जो जज साहिबान के रिमार्क्स हैं वो तो सामने रहे हैं। हुकूमत की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उसमें आपको आगे वो सुनवाते भी हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट, और फिर वजीर दाखिला साहब को जो बयान आया, तो उस बाबत पूछने के लिए कि आगे स्ट्रैटेजी हुकूमत की क्या है, बाशगाफ अल्फाज के अंदर हमारे साथ स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर इरफान कादिर साहब मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच इरफान कादिर साहब, आपने वक्त दिया है। जो बयानात हम सुन रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स हम देख रहे हैं, उससे ये महसूस हो रहा है कि जो भी फैसला आ जाए हुकूमत नहीं मानेगी सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और खासतौर पर अगर वो फैसला मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस को ट्राई करने के खिलाफ आया तो कोई भी नहीं मानेगा। हुकूमत मान ही नहीं सकती। अच्छा, हुकूमत के सामने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, हुकूमत के सामने कानून नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट कानून से भी ऊपर है, कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर है? इसलिए सवाल ही नहीं पैदा होता कि हुकूमत माने। सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं होता इरफान कादिर साहब कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह का? ना, बिल्कुल नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन की को वायलेट करने का तो इख्तियार नहीं है उनको। नहीं, वायलेट नहीं, मैं तो तशरीह की बात कर रहा हूं। तशरीह तो वहां पे होती है ना जहाँ कोई उबाम हो, जहाँ कोई उबाम नहीं ना हो, वहाँ क्या तशरीह की बात है? ये हेयर स्प्लिटिंग करके, लंबी लंबी बातें करके।
आप सिर्फ ये कह देंगे कि सिर्फ इस बेसिस के ऊपर कि ये बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हो सकता था, इस वजह से ये बेंच गैर कानूनी है, इसलिए फैसला नहीं मानेंगे, इसके अलावा भी रीजन है? सबसे बड़ा रीजन तो यही है ना कि चीफ जस्टिस डेजिग्नेट ने भी कहा है कि ये बेंच इलीगली कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, और उन्होंने इसलिए कहा है कि अब बेंचेस जो कॉन्स्टिट्यूट होंगे अब वो होंगे चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस, 3 मिलके करेंगे ये। ठीक, ये अकेला चीफ जस्टिस जो अपनी मर्जी से सब मर्जी के बेंचेस बनाने शुरू कर दे, आइन में ऐसा कोई इख्तियार है चीफ जस्टिस के पास? अच्छा ठीक है, लेकिन वो तो कोर्ट का फैसला ही आया था ना, जिसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर का आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीफ जस्टिस का क्या कोर्ट का फैसला आया था? जब काजी फायज ईसा साहब ने सो मोटो लिया था वो लॉ मेकर्स को तरक्याती बजट देने के हवाले से, तो उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने ये कहा था फैसले के अंदर कि चीफ जस्टिस के पास इख्तियार होगा बेंच बनाने का। कोर्ट का ही फैसला गलत कहा था और अब तो कानून बन गया इस पे। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, कानून बन चुका है और उसको वायलेट करते चले जा रहे हैं चीफ जस्टिस बार बार। अच्छा, वो ये कहते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं ये कानून जो है ये इन कॉन्सोनेंस है आइन के साथ और सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों के साथ या नहीं। तो ये आर्गुमेंट ठीक नहीं है उनका। समझ गया हूँ, देखें जब तक वो उसको देख रहे हैं तब तक तो फॉलो करें ना कानून को। तो आपके ख्याल में इरफान कादिर साहब, बंदयाल साहब को ये सब कुछ पता होगा यकीनी तौर पे, ये जो तकनीकी है खास तौर पे? नहीं, बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, ये नहीं पता उनको? उन्होंने जज बनने से पहले इतना आईनी काम किया ही नहीं हुआ था, उनको नहीं पता इन चीजों का। उनको जब तक ये वकीला सही तरह से नहीं बताएंगे, उनको बहुत सारी चीजों का मैंने अंदाजा लगाया, वाकई नहीं, मुझे लगता उनको पता ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को आईने पाकिस्तान का नहीं पता? नहीं, इतना ज्यादा नहीं वो जानते। ये मेरा बहुत सारे केसों में उन्होंने इस तरह किया। उन्होंने ये जो डेट दे दिया इलेक्शन मैटर में, तो उनको नहीं ना पता कि आप नहीं डेट दे सकते, आपका कोई रोल ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। पनामा केस में जो जजेस ने कह दिया था कि आप चेयरमैन नैब रेफरेंस फाइल करें, दैट मीन्स उनको कानून का नहीं पता, क्योंकि चेयरमैन नैब ने सुप्रीम कोर्ट की डिक्टेशन पे नहीं फाइल करना। बहुत सारे जजेस को हमारे कानून का नहीं पता। जब वो लॉपसाइडेड बेंचेस बना के अपनी मर्जी के वकीला को सुनते हैं तो कैसे पता चलेगा कानून का, जबकि आपके अपने जजेस को आप ट्रस्ट नहीं करते। कि फायज ईसा साहब यही कह रहे हैं ना कि जी अब ये जो बेंच बनाने का जो आपका जो एक इख्तियार आपने दिया हुआ है, ये आपका एक कानून कह रहा है कि आप ये शेयर करें 2 और जजेस के साथ। आप अगर शेयर अपने जजेस के साथ नहीं करेंगे तो इसका मतलब है आपको डिस्ट्रस्ट है जजेस पे। और अगर वकीलों में भी आप उन वकीलों को सुनना चाहते हैं जो आपके मसलक के मुताबिक है और दूसरों को नहीं सुनना चाहते, तो आप कैसे सीखेंगे सारी चीजें? नहीं, अच्छा इरफान कादिर साहब, ये रूल्स एंड प्रोसीजर एक्ट वाला जो मामला है, इसको अगर जो इस पे नोटिस लिया हुआ है, इसको सुप्रीम कोर्ट डिस्पोज ऑफ कर देती है और जल्द कर देती है, तो फिर तो कोई एतराज नहीं रहेगा काजी फायज ईसा साहब के पास। एग्जैक्टली, काजी फायज ईसा साहब यही तो फरमा रहे हैं कि भाई अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो डिक्लेयर करे ना, और अगर नहीं डिक्लेयर किया तो मुअत्तल तो आप कर ही नहीं सकते। और मुअत्तल तो आपने उस वक्त किया था जब ये कानून बना ही नहीं था। ये अगर बेसिक्स जो है चीफ जस्टिस साहब को नहीं आते तो कोई बात नहीं, हर वक्त हर चीज इंसान को नहीं आती, लेकिन सीखने की कोशिश तो करें। वो तो सीखने की कोशिश ही नहीं कर रहे। सीनियर मोस्ट जज भी कह रहे हैं, मैं एक सीनियर मोस्ट लॉयर हूँ, पाकिस्तान के हाईएस्ट लीगल पोजीशन होल्ड कर चुका हूँ, मैं भी कह रहा हूँ और लोग भी कह रहे हैं, मीडिया वाले भी कह रहे हैं, पार्लियामान का अपना कानून कह रहा है। उनको समझना तो चाहिए ये चीज को। अच्छा इरफान साहब, आपने शुरू में फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट का हक नहीं है कि वो आइन की तशरीह करे। जो आम आदमी की, हम तो लीगल एक्सपर्ट नहीं है, तो ऐसा नहीं है जिस तरह मैंने वज़ीर अपना दाखिला की आज बात सुनी है, महसूस ऐसे होता है जैसे हमारे जो रियासती इदारे हैं, हुकूमत है, पार्लियामान है और अदलिया ये आमने सामने है। क्या हमारी स्टेट खुद आपस में नहीं लड़ रही? बिल्कुल स्टेट नहीं लड़ रही। स्टेट की डेफिनेशन में तो अदलिया आती ही नहीं है। अच्छा, अदलिया स्टेट का हिस्सा नहीं है? अदलिया के चंद मखसूस जजेस लड़ने की कोशिश कर रहे हैं स्टेट से, और कानून से वो नहीं लड़ सकेंगे। कानून स्टेट से कैसे कोई लड़ सकता है? तो फिर सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या रहा, जरा थोड़ा हमें करे ना, थोड़ी रहनुमाई हमारी। सुप्रीम कोर्ट समझे ही नहीं है। 3 जजेस या अकेला चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट नहीं होता, इसीलिए तो इतनी देर से हम कह रहे हैं। मैंने 2 दफा बड़े केसों में कहा जी आप फुल कोर्ट बनाएं। फिर जजेस ने कहा, फैसले दिए जजेस ने कि बेंचेस बनाने के लिए आप सबसे मशावरत करें। तो सुप्रीम कोर्ट तो ये कह रही थी कि आप मशावरत करें। मुकन्नना ने कानून भी बना दिया कि आप 2 और जजेस को साथ मिला के फिर बेंचेस बनाएं। तो ये सारी बातें जो है वो ना सुप्रीम कोर्ट की मान रहे हैं, ना पार्लियामान की मान रहे हैं, ना
सीनियर वकला की, किसी की तो वो मान नहीं रहे। नहीं सर, आपने गुजारिश है, आपने सीनियर वकला का रेफरेंस दिया, तो एतजाज अहसन को मैं रेड करूंगा, वो भी सीनियर्स में आते हैं, खोसा साहब सीनियर में आते हैं, तो वही लोग तो अदालत में गए हैं। हाँ, लेकिन उनको भी नहीं पता कानून का। नहीं, वो पार्लियामान से ऊपर है। नहीं, मेरी तो गुजारिश ही है ना, फिर जो आप सबको कह रहे हैं उनको कानून ही नहीं आता, खोसा साहब को भी नहीं आता। मैंने देखें, बात सुने, मैंने ये कहा है कि आपको जब आप चीफ जस्टिस बनते हैं तो सारे सुप्रीम कोर्ट की सुननी पड़ेगी आपको। जब आप वकला को सुनते हैं तमाम वकला की सुननी पड़ेगी। जब पार्लियामान का कानून सामने आता है तो पार्लियामान के कानून की ताज़ीम करनी पड़ेगी। ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी। नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम जब बात करते हैं कि रियासत के पिलर्स की बात करते हैं, जुडिशरी इज वन ऑफ देम। और हमारे यहाँ पे जो एक रिवाज है जो चला आ रहा है, वो चीफ जस्टिस साहब जो होते हैं वो बेंच कॉन्स्टिट्यूट करते रहे, और मैंने आपको एक अदालती फैसले का हवाला भी दिया। की जो बड़ी लिमिटेड पावर्स है वो लोगों के दरमियान जो झगड़े हैं उनको एडजुडिकेट करते हैं, बस। वो ये नहीं कर सकते कि वो इंतजामिया के मामले चलाने शुरू कर दे, वो पार्लियामान के कानून को फॉलो ना करें और वो इस तरह से सारी रियासत को कंट्रोल करना शुरू कर दें। कोई इख्तियार नहीं है चीफ जस्टिस को। चीफ जस्टिस, जो अच्छे चीफ जस्टिस होते हैं, वो तो अपने आप को बिल्कुल हमेशा पावरलेस समझते हैं। मैं बहुत चीफ जस्टिस को जानता हूँ, मैं बाकायदा उनके साथ बैठा करता था बचपन में। मुझे बताते होते थे कि हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है, हमें कानून ने और आइन ने जकड़ा हुआ है, हम पाबंद हैं कानून और आइन के फॉलो करने के। वो कहते थे हम पब्लिक सर्वेंट्स हैं, हम सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं, ये फीलिंग थी। वो कहते थे हम बादशाह नहीं है, हम मोनार्क नहीं है। अच्छा इरफान साहब, अगर ये फैसला आता है अदालत, ये जो फौजी अदालतें हैं इसको नहीं माना जाता, तो हुकूमत के क्या रद्द अमल होगा इस पे? फौजी अदालतें, ये फैसला अगर आता है तो ऑब्वियसली हुकूमत जो है वो कानून को देखेगी। और मैंने तो एज अटॉर्नी जनरल कई दफा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को खड़ा होकर कह देता था कि आपका फैसला इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। नहीं सर, मेरी ये गुजारिश है ना, आप तो मामले क्या करेगी हुकूमत? मैं एक इरफान का जैसा छोटी सी चीज जो ताहिर मलिक साहब कह रहे हैं उसके अंदर मैं सिर्फ एक चीज ऐड कर दूं। यार आपका बहुत अच्छा सवाल है। हुकूमत पाबंद होगी कि उस फैसलों को इग्नोर करे और आइन को फॉलो करे, पाबंद होगी। हुकूमत विल बी अंडर ए ड्यूटी। अच्छा, एक चीज इरफान कादिर साहब, सिर्फ एक चीज, ये जो तमाम आपकी रिजर्वेशंस हैं और कानूनी जो एतराजात हैं, ये अगर दूर कर देते हैं बंदयाल साहब, फर्ज करें आपकी बात सुनने के बाद, तो उसके बाद भी अगर फैसला ये आ जाता है मेजॉरिटी के साथ 9 मेंबर बेंच का, और उसमें काजी फाइज साहब भी, तारिक मसूद साहब भी बैठे होते हैं और वो कहते हैं कि नहीं जाना चाहिए सिविलियंस के केसेस को मिलिट्री कोर्ट में, तब भी हुकूमत नहीं मानेगी क्या? वो स्टेज आ नहीं रही क्योंकि चीफ जस्टिस भी जानते हैं कि इतना फैसला इस तरह नहीं दिया जा सकता, इसीलिए तो वो सारों को मिला नहीं रहे। आप समझ ही नहीं रहे सारे किसको, इसी वजह से तो वो सारों को मिला नहीं रहे। वो तो बेंच भी अपनी मर्जी का बनाते हैं जिसमें कि उनके अपने धड़े के लोग, अपने मसलक के लोग ज्यादा हों। तो ये जो वो नहीं कर रहे, काजी साहब खुद उठे उसमें से, इतने वीक विकेट पे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली। एक चीज इरफान कादिर साहब, सिर्फ अच्छा आपकी ये टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर हमने बात कर ली, लेकिन जहां पे बुनियादी इंसानी हुकूक की बात आती है, टेक्निकल सुप्रीम कोर्ट के चंद जजेस के टेक्निकल पॉइंट्स हैं मेरे, स्ट्रेट टू द पॉइंट। नहीं, हम तो आपस की बात कर रहे हैं, मैं आपको नहीं कह रहा। अच्छा इरफान साहब, एक और फैसल सिद्दीकी साहब जो वकील है, उनका आज आर्गूमेंट ये था कि डिस्क्रिमिनेशन है, या तो अब सारे के सारे जो लोग गिरफ्तार हुए हैं सबको मिलिट्री कोर्ट्स में लाएं, कुछ को कहा जा रहा है ये मिलिट्री कोर्ट्स में आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। हाउ ट्रू इज दैट? मैं आ जाए जरा डिस्क्रिमिनेशन पे भी आ जाए। डिस्क्रिमिनेशन की अगर आप बात कर रहे हैं तो आज तक कितने सिविलियन ट्राई हुए हैं मिलिट्री कोर्ट में? आटे में नमक, बहुत कम। और सुप्रीम कोर्ट के जो फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन करके जिन लोगों को निकाला गया है रिपीटेडली, उनकी तादाद हजारों में है। सुप्रीम कोर्ट एज ए कोर्ट अपने फैसलों में ज्यादा वायलेशन कर चुके हैं ये फंडामेंटल राइट्स की बनिस्बत के मिलिट्री कोर्ट्स के, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन सर वो जवाब तो नहीं है ना, वो जवाब तो नहीं है कि हम कहें कि चूंकि ये कर चुके हैं तो ये भी कर लें। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि ये जो चैंपियन बन रहे हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के, ये जो जवाद खाजा है इस वक्त जो आगे हो रहा है, सबसे पहली बात तो ये है कि इसकी अपनी सुना है कोई फैमिली मेंबर्स का मसला है तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट में आया, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं आया। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, इस शख्स ने तो पीसीओ का ओथ उठाया था, और ये पीसीओ का ओथ उठा के इसने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस को निकाल दिया। ये माइनॉरिटी में थे, इन्होंने मेजॉरिटी जजेस को निकाल दिया जो पार्टी नहीं थे, जिनको सुना नहीं गया था।
ये मैं सिर्फ आपको टिप ऑफ द आइसबर्ग बता रहा हूँ। हजारों केसों में इन्होंने लोगों को निकाल दिया नौकरियों से, थाउजेंड्स में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिराई, नस्ला टावर जिस चीफ जस्टिस ने गिराया, जिस तरह से साकिब निसार ने महकमों को चलाने की कोशिश की लोगों की फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करके, वो तो मिलिट्री तो 100 दफा भी पैदा होके आए। तो हुजूर वाला, मैं तो सिर्फ इतनी अर्ज कर रहा हूँ कि 2 wrongs don't make 1 right, इसके साथ I totally agree with you। अच्छा, मुझे सिर्फ एक चीज का जवाब दे दीजिए, वो ये है कि जो टेक्निकलिटीज, आप बात समझ नहीं यार, बात तो सुने, आप समझ नहीं रहे मैं क्यों कह रहा हूँ। जी जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि 2 wrongs don't make a right, इसीलिए सरकार ये कानून लेके आई थी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, इसीलिए सरकार ये कानून लेके आई थी कि ये रिव्यू होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले, और रिव्यू मीनिंगफुल होना चाहिए ताकि वो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले गलत हुए हैं उनको रिविजिट किया जाए, लोगों को दादरसी मिले। ये थी फंडामेंटल राइट की बात। ये अब इस मामले में ले आए नहीं, वो जो अपील के अंदर रेट्रोस्पेक्टिव जो राइट दिया सुन ले, अब सुन ले, वो तो ड्राफ्ट में था भी नहीं सर, वो तो मोहसिन दावर साहब ने मौके के ऊपर डलवाया था। मौका नहीं दे रहे। देखें, मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहली बात है मिलिट्री कोर्ट को ले रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट में क्या होता है? मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल कोर्ट होता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ट्रायल कोर्ट होता है? जी जी, बताए ना। जी जी, होता है ना। लेकिन वो क्या ट्रायल कोर्ट के बाद अपील जाती है, बताएं। लेकिन मैं हुजूर अर्ज ये है कि वहां पे तो यार पूरी बात समरी ट्रायल्स हो रहे हैं ना सर। मैंने 2 मिनट लेने हैं, मैंने आपसे 2 मिनट लेने हैं सर। कि मेरा सिंपल सवाल है आपसे कि क्या मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होता है? जी होता है। उस ट्रायल में वकील पेश होते हैं। आर्टिकल 10 क्यों फिर उसके साथ कहा जाता है कि उसके खिलाफ जा रहा है? 10A लगेगा उस पे, 10A लगेगा। ये नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बता दीजिए ना, वो फिर ये आर्गुमेंट क्यों है? आप देखें ना, आप बात मुकम्मल कर लें सर। मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होता है, मिलिट्री कोर्ट में वकील पेश होते हैं। अब मिलिट्री कोर्ट में अपील जाती है। मिलिट्री कोर्ट में ऊपर से सदर पाकिस्तान को क्लेमेंसी जाती है। अब जरा कंपेयर करते हैं कि ये जो कानून आए हैं इनमें 184(3) में ना ट्रायल होता है, ना अपील होती है, ना आगे से उसकी तफसील होता है। सर अग्रीड इरफान साहब, लेकिन हम कहीं और निकल गए हैं, हम थोड़ा डिविएट हो गए हैं। वो बात आपकी दुरुस्त है, वो किसी और दिन डिस्कस करेंगे। अभी तो हम चूंकि मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला डिस्कस कर रहे हैं। मुझे सिर्फ ये आप समझ नहीं रहे सर जी, मीनिंगफुल मेरी अर्ज सुने कि जो देखें प्लीज, आज इसलिए डिस्कस करना पड़ेगा कि वो वाले कानून को मुअत्तल करके अपनी मर्जी का बेंच बना के अपनी मर्जी के पिटीशन दिलवा के और फिर ये बैठ गए, तो इसलिए ये सारी बातें करनी जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। मैंने तो सवाल ये पूछा था हाइपोथेटिकली, अगर वो इन सब चीजों को एड्रेस कर देते हैं और उसके बावजूद ये डिसीजन दे देते हैं कि अभी भी भाईजान हमने अब इसको मिलिट्री कोर्ट में ट्राई नहीं करेंगे, इन लोगों को हम ऑर्डर देते हैं कि इनको सिविल कोर्ट्स के अंदर ट्रायल कोर्ट्स में ATC में किया जाए ट्राई, तो फिर भी हुकूमत नहीं मानेगी क्या? मैं ये पूछ रहा था। फिर आप ठीक कह रहे हैं कि रिलेटिवली लेजिटिमेसी बढ़ जाएगी, लेकिन फिर भी हुकूमत पे पाबंदी होगी कि वो आइन को जरूर सामने रखे और कानून को सामने रखे। तो आइन और कानून उन्होंने देखना है कि ये जो तशरीह सुप्रीम कोर्ट कर रही है, आया ये तशरीह है या ये भी वायलेशन है कानून की। अच्छा, एक चीज़ आखिरी फरमा दीजिएगा कि जहां पे बुनियादी इंसानी हुकूक की बात आ जाती है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की बात आ जाती है, क्या वहां पे टेक्निकलिटीज को बालाए ताक रख नहीं देना चाहिए 1 मिनट के लिए, और सिर्फ इस चीज़ को एड्रेस कर लें कि यहाँ पे चूंकि बेसिक ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है और डजन्स नहीं मतलब सैकड़ों लोग इससे मुतासर हो सकते हैं, तो वो उसको एड्रेस कर लें, टेक्निकलिटीज बाद में देख लेंगे। सबसे बड़ी फंडामेंटल राइट जो कि इनएलिएनेबल है, दैट इज टू बी ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ, व्हिच इज नॉट टेक्निकलिटी। चीफ जस्टिस इज नॉट ट्रीटिंग एवरीबॉडी इन अकॉर्डेंस विद लॉ, it is not technicality, it is an inalienable right to be treated in accordance with law। आप मेरी बात नहीं शायद समझ रहे। जी मैं समझ तो रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये भी तो एक बेसिक राइट्स के तहत ही आ रहा है ना सर। यानी ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है कि टू बी ट्रीटेड, ये टेक्निकलिटी है, ये तो फंडामेंटल राइट से भी ज्यादा फंडामेंटल है। नहीं, लेकिन वो देखे ना, उसकी वजह से डिले हो रहा है, इसके ऊपर काजी फायजी साहब और तारिक मसूद साहब बैठे होते तो बड़ा जबरदस्त होता है। इनकी मस्जिद बनाते चले जा रहे हैं। ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि इट इज द चीफ जस्टिस जिन्होंने हु हैज मडीड द वाटर्स, ये उनकी वजह से है, कॉम्प्लेक्सिटी जो क्रिएट हुई है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया इरफान कादर साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने इंतहाई खानी के साथ सवाल सुने और उनका जवाब दिया। ताहिर मलिक साहब वो कह रहे हैं कि ये एक दफ़ा आप इसको सब मामले को ना आप कर लें, आप एड्रेस कर दें जो हम टेक्निकल पॉइंट्स उठा रहे हैं,
और वैसे वो बात उनकी किसी हद तक ठीक है जो टेक्निकलिटीज़ के हवाले से है, तो वो कहते हैं लेकिन उसके बाद भी हम देखेंगे कि आइन और कानून क्या कहते हैं, हमने मानना है फैसला कि नहीं। देखिए ना, क्वेश्चन तो बड़ा बेसिक है। बेसिक क्वेश्चन ये है कि जो आपका आइन है उसमें बड़ी मोटी मोटी चीज़ें हैं। 3 आपके पिलर हैं। पहला काम है, हुकूमत का काम है, ये जो पार्लियामेंट का काम है, कानून बनाए। कानून की तशरीह करने की है। फंडामेंटल जो मेरा इतराज़ है, मैं तो इसलिए बोला नहीं, मैंने कहा ये तो टाइम ज़ाया करने वाली बात है, तुम होस्ट हो भाई, तू भुगत, मैं क्यों भी सवाल फजूल करा। मेरा बिल्कुल एक सिंपल सा सवाल है कि इस मुल्क के आइन में कहते हैं तशरीह किसने करनी है। अगर चीफ जस्टिस, इस मुल्क के नहीं सर, बरतानिया के भी, तो अमेरिका के, ये तो मुल्क ही उन तमाम मुल्कों के अंदर मुल्क की अजीब चीज़ है। ये इरफान साहब ये फरमा रहे हैं कि आइन की तशरीह मैं करूंगा, मैं पार्लियामेंट सबसे ऊपर है। वो कहते हैं कि आइन की तशरीह करेगी कोर्ट, और कोर्ट की तशरीह करेंगे हम। पूरी वो डार्क एज का एक माइंड है जो हमारा सारा फंडामेंटल सोसाइटी का मसला, हमारा मसला है कानून वो है जो मेरे मुफाद में। और मैं तुम्हें अंदर की बात बताऊँ, ये सारा क्यों आर्गूमेंट हो रहा है, ये सिर्फ इस चीज़ पे हो रहा है कि इन सब को पता था कि 9 मई से पहले ये PTI का मुकाबला पोलिटिकली नहीं कर सकती थी ये हुकूमत। ये सारी पोलिटिकल फाइट है। देखें, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी पता है कानून बड़ा खूबसूरत है, कानून बड़ा अजीम है, आइन बड़ा अजीम है, मगर जब आप मुफाद से कानून को देखेंगे ना, फिर वो कानून नहीं रहेगा। ताकत चक्कर सिंपल है, इनको पता है कि ये जो लोग हैं, ये जो पार्टी है जिसके चेयरमैन का हम नाम नहीं ले सकते, अगर वो अदालतों में जाएगा, अगर वो फौजी अदालतों में जाएगा, उसको 2 इनको फ़ायदे होंगे। एक तो एक फ़ौज के लिए इनका एक मैसेज जाएगा कि देखें हम आपके लिए कितनी केयर करते हैं। काम हुआ भी गलत है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो काम छोटा है, काम वाकई वो इतना गलत हुआ है, उस पर कोई दुनिया का बंदा डिफेंड नहीं करता। मगर मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूं। आप एक तीर में 2 निशाने कर रहे हैं। पहला निशाना ये कि हाय अल्लाह मेरी फौज है। यार फौज तो सब की है, ये तो मानो ना कम से कम। ये फौज नून की हुकूमत की तो नहीं ना, तुम्हारी भी है, मेरी भी है, PTI की भी है, सब की है, मेरा भी बेटा है, तुम्हारा भी भाई है। पहला देखो ये तीर चला रहे हैं। दूसरा ये तीर चला रहे हैं कि भाई अगर 8 मई को इनसे पूछा जाता कि यार इतने आप पोलिटिकली अवेयर हैं, इतने आप डेमोक्रेट हैं, इतने आप कानून चलाते हैं, तो फिर 90 दिन में इलेक्शन तुमने क्यों नहीं कराया? मैं फिर इसीलिए चुप रहा ना। कानून की उसमें भी ना मामला मलिक साहब ये हुआ कि वो चीफ जस्टिस के ऊपर डालते हैं। हमारे साथ शुएब शाहीन साहब हैं, मैं लास्ट इसमें कमेंट कर दूं, इसका सारा पॉलिटिकल फायदा हमने ये लेना है कि ये अगर फौजी अदालतों के वाले चले जाते हैं, इससे वो पार्टी बड़ी डीमोरलाइज होगी। इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता। ये पॉलिटिकल हो जाएगी सर, सीधी सारा पॉलिटिकल स्टैंड है, मैं ये कह रहा हूं। ठीक है, शुएब शाहीन साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया सर जी, वक्त दिया है। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब और दूसरे जज साहब जो बेंच से उठे, जो उन्होंने कहा कि हम नहीं सुनने से इनकार नहीं कर रहे, लेकिन इस चीज़ को एड्रेस किया जाए पहले कि ये जो रूल्स एंड प्रोसीजर एक्ट पर जो नोटिस लिया हुआ है, इसका फैसला हो जाए कोई। तो ये आपके ख्याल में उनका एतराज़ जायज़ है या नहीं? हेलो जी जी, आवाज़ आ रही है शुएब शाहीन साहब? हेलो शुएब शाहीन साहब को मेरा ख्याल लगता है हमारी आवाज़ नहीं है। हाँ, मेरा ख्याल है आवाज़ नहीं। जो मैंने मैं मीनवाइल 1 मिनट आपकी वाली बात है उसको जरा रिपीट कर देते हैं। वो दिखाएं जनाब, वो क्या कह रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब, उधर देखें। आप लोगों को भी दिखा देते हैं। वो इंशाअल्लाह ताला वो पोल क्रॉस। यार बिल्कुल क्लियर बात है। देखो उसकी रीज़न है, एक तो बड़ी अच्छी बात है, सदर पाकिस्तान ने भी, वो भी मुसलमान हो चुके हैं, उनका सॉफ्टवेयर बड़ा बेहतरीन हो गया। ऐसे वो बस पानी देना साइन कर। अच्छा, शुएब शाहीन साहब दोबारा आ गए, उनको अब मेरी बात कर लेना। 2 दिन में आपने अगर ये फैसला अभी करना, ये क्या करेंगे? ये पार्लियामेंट में जाएंगे, ये लॉ बनाएंगे, इस केस को उड़ा देंगे। फिर सोचा हुआ उन्होंने, सदर साहब आगे, सदर साहब ने पेंसिल लेके बैठे हुए, वो केस लो। सदर साहब वैसे मलिक साहब आपस की बात ये है कि सदर साहब अगर साइन ना भी करेंगे ना, तो कानून के मुताबिक वो दूसरी दफा ऑटोमेटिकली बन जाता है। मैं वो दिन भी बच गया ना, जो ही अदालत आपकी, जो ही पार्लियामेंट कानून बनाएगी वो साइन कर देंगे 2 दिन में। शुएब शाहीन साहब, आवाज आ रही है सर आपको? जी आवाज आ रही है। जी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। ये फरमाइएगा कि जो 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने केस सुनने से उन्होंने कहा हम माजरत नहीं कर रहे, लेकिन हम इसलिए सुन नहीं रहे कि इस वक्त पेंडिंग है रूल्स एंड प्रोसीजर एक्ट पर जो नोटिस लिया उसका फैसला, तो वो हो जाएगा तो हम सुनेंगे। और उसके बाद अगर वो माजरत नहीं कर रहे, वो खुद रिक्यूज नहीं कर रहे, तो नया बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हो नहीं सकता। तो टेक्निकली हुकूमत का जो पॉइंट है कि ये गैर कानूनी बेंच है, वो दुरुस्त नहीं है। देखें, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने अपना एक ओपिनियन दी है। अगर रिक्यूज नहीं कर रहे तो वो रिफ्यूज कर रहे हैं टू बी ए पार्ट ऑफ दिस बेंच। रिक्यूजल और रिफ्यूजल का कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। और ये कह देना कि हम इस बेंच का पार्ट नहीं बनना चाहते, मेजॉरिटी ऑफ दी जजेस उसी में बैठे हुए हैं
और 9 मेंबर बेंच में से 2 ने अगर रिफ्यूज कर दिया टू बी ए पार्ट ऑफ द बेंच, अगर वो रिफ्यूजल नहीं कर रहे तो वो रिफ्यूजल कर रहे हैं टू बी ए पार्ट ऑफ द बेंच, तो बात तो उसका मकसद नहीं। लेकिन अल्टीमेटली तो मामला वहीं पे चला जाएगा ना शुएब साहब, कि अल्टीमेटली वही जो हम पहले देखा था इलेक्शंस केस के अंदर 4-3 का फैसला है, नहीं 3-2 का फैसला है, यहां पर भी तकनीकी मामलात के अंदर पड़ जाएंगे और वो मजीद सिर्फ उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी पैदा होगी, गदला होगा मामला और उससे कुछ भी नहीं होना। तो इसको एड्रेस कर लिया जाए ताकि किसी के पास बहाना ना बचे तो बेहतर नहीं है? देखें, अगर जिसने वो हुए बदरा बहाना बिस्यार, जिसने बहाना करना है, आपका ख्याल है कि वो फिर बहाना नहीं करेंगे? आप सारा का सारा तमाम जजेस बैठ के ये फैसला करते हैं कि पंजाब के इलेक्शन या केपी के इलेक्शन 90 डेज में करा दें, उन्होंने नहीं कराने, उसके लिए उनको बहाने जितने चाहें आप दे दें। इसमें तो सुप्रीम कोर्ट की कमजोरी है, उन्होंने उनके खिलाफ फैसला नहीं किया, उनको कंटेम्प्ट में अंदर नहीं किया। अगर कंटेम्प्ट किया होता तो सिचुएशन वुड हैव बीन चेंज। और दूसरी बात, एक बात बता दो, सिंपल बात है, अब 7 मेंबर बेंच है, रिकॉन्स्टिट्यूटेड बेंच है। अब इस बेंच के अंदर से जो भी कोर्ट फैसला करेगी वो मेजॉरिटी व्यू से आता है या यूनानिमस फैसला आता है, दैट विल बी द जजमेंट ऑफ द कोर्ट। अब उसको कोई नहीं मानता, कोई शख्स उसको वायलेट करने की कोशिश करता है, तो देखें आइन के आर्टिकल 189 और 190 के तहत तमाम जुडिशल इदारे, तमाम एग्जीक्यूटिव इदारे, तमाम कंसर्न फोरम उसको मानने के पाबंद हैं। इसलिए एंड दे आर बाउंड टू एक्ट इन गेट ऑफ द सुप्रीम। फैसले को मानने के पाबंद है। मैं एक छोटी सी, और आप तो मेरे से बेहतर समझते हैं इन चीज़ों को, मैं वैसे आपसे अर्ज करूं, साकिब निसार साहब एक केस सुन रहे थे और उसमें काजी फायजी साहब भी मौजूद थे, और आपको याद होगा कि उसमें से केस सुनने के दौरान साकिब निसार साहब ने काजी फायजी साहब को साइड पे किया और उन्होंने एक और जज को बीच में बेंच में शामिल कर लिया। उस पर फैसला लिखा मंसूर अली शाह साहब ने, और उन्होंने कहा फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जो बेंच बन जाता है, अगर कोई जज खुद नहीं रिक्यूज कर रहा, खुद वाशगाफ रिक्यूज करना, वो आपकी बात दुरुस्त है, बड़ा थिन लाइन है रिफ्यूजल और रिक्यूजल में, लेकिन खुद रिक्यूज नहीं कर रहा तो आप बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। वो इस केस के अंदर अप्लाई होता है, ये इस्तदलाल है यहाँ पे। नहीं, ये बात इसलिए दुरुस्त नहीं है कि उसमें जज साहब ने ये नहीं कहा था, काजी फाइजा साहब ने, कि आई डोंट वांट टू बी ए पार्ट ऑफ दिस बेंच। यहाँ तो उन्होंने ये कहा है, इसलिए वहाँ उन्होंने कोई मेंटेनेबिलिटी ऑफ द केस के बारे में डिस्कस किया। तो चीफ जस्टिस उस वक्त के थे साकिब निसार साहब ने वक्फा किया और वक्फे के दरमियान में बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया, जिसमें अपने साथ मंसूर अली शाह साहब को बैठा दिया। तो ये बात तो दुरुस्त है कि जब एक दफा बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो जाए, अनटिल एंड अनलेस कि वो रिफ्यूज करें या रिक्यूज करें। अब रिफ्यूजल एंड रिक्यूजल का कोई अल्फाज का फर्क है, बाकी उसमें कुछ भी नहीं। और ये तो कल जज साहब ने, काजी फाइजा साहब ने और सरदार तारिक मसूद साहब ने खुद तस्लीम किया है ना जी, कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो था अब एक्ट बन चुका है, उसको सस्पेंड किया हुआ है, उसका अमल दरामद। जो एक्ट अमल दरामद सस्पेंड हो जाए तो मीनिंग भाई देयर इज नो लॉ। अब लॉ क्या है? वो ये है कि आइन और कानून का मुताबिक चीफ जस्टिस की डिस्क्रिप्शन है कि उसने बेंच का नहीं सर, लेकिन उस पर फैसला दे दे ना, जो बेंच बना हुआ है ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ऊपर, उस पर फैसला दे दे कि भाई या तो हमने सस्पेंड नहीं, फैसला दे के कहेंगे ये हमने इसको नल एंड वॉइड करार दे दिया है, या फिर दोबारा इसको पार्लियामेंट को भेज दें, जो भी करें, लेकिन क्लैरिटी तो आ जाए ना, ये एक मामला तो है। देखें, पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास अब आजकल छुट्टियां हैं, बेंच है 8 रुकनी बेंच, कुछ जज साहबान यहाँ अवेलेबल हैं और कुछ जज साहबान उसमें से नहीं अवेलेबल। जी ठीक। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उसको जुलाई में रखा हुआ है कि हम इसको सुनेंगे और उस पर फैसला देंगे। अब ज़ाहिर जज साहबान एक स्पेशल बेंच है और वो पार्ट हट केस है, जब जज साहबान अवेलेबल होंगे वो जरूर उसको सुनेंगे। अब वो किसी पार्टी की ख्वाहिश पे तो उसको फैसला नहीं करना ना कि आज जरूर हराल में जी मेरा पहले ये फैसला करेंगे तो हम उसमें बैठेंगे। अच्छा, बाकी काजी साहब के अलावा तमाम जज साहबान उसमें बैठे हैं, अपने काम कर रहे हैं, उसी चीफ जस्टिस की कॉन्स्टिट्यूटेड बेंच के मुताबिक काम कर रहे हैं, इसमें किसी किस्म का कोई बहाम नहीं है। एक दो बातें मुझे बड़ा अफसोस हुआ, इरफान कादिर साहब हमारे दोस्त ही हैं, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, वो ये कह रहे हैं जवाद ख्वाजा साहब पीसीओ के जज थे, हालांकि ये इरफान कादिर साहब खुद पीसीओ जज थे जो इनको निकाल दिया गया था। वेयरएज जवाद ख्वाजा साहब जो थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की तहरीक के दरमियान जब लाहौर हाई कोर्ट के ये जज थे, इन्होंने रिजाइन कर दिया था, सिर्फ इस प्रोटेस्ट में रिजाइन किया था कि जनाब मैं इस पार्ट ऑफ दीज प्रोसीडिंग्स अब ऐसी जुडिशरी का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ कि जहाँ एक डिक्टेटर ने एक सिटिंग चीफ जस्टिस को घर भेज दिया और सस्पेंड कर दिया और निकाल दिया।
अच्छा शोएब साहब, आपने कादर साहब, इरफान साहब की बात की है, बड़ा कंफ्यूज कर गया मुझे कम अज़ कम। उन्होंने फरमाया कि हमारे जो चीफ जस्टिस है ऑनरेबल, उनको लॉ की समझ नहीं है, और जो उससे ज़्यादा जो उन्होंने क्वेश्चन ये किया कि ये आइन को समझना, आइन की तशरीह करना, ये हुकूमत का काम है, पार्लियामान का काम है। तो जिस रियासत के अंदर हुकूमत, पार्लियामान, अदलिया इतनी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो क्या अब हमें कोई नया इदारा बनाना पड़ेगा जो इसको डिफाइन करे who's who? Are we at war with it ourselves? मेरा ख्याल है कि देखें, कादर साहब को तो जो वो फरमाना चाहते हैं फरमा देते हैं, उनकी अपनी मर्जी है, हम क्या कह सकते हैं। ये आइन के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। एक बात वो कह रहे थे कि जो अदलिया है वो रियासत का हिस्सा नहीं होती। ये भी रियासत के 3 सुतून होते हैं, मैं जो सुन रहा था, रियासत के 3 सुतून हैं। रियासत में मुक़न्नना है, इंतज़ामिया है और अदलिया है। बिल्कुल। और इंतज़ामिया के एक पार्ट ऑफ के तौर पर हमारे मुल्क की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है या ब्यूरोक्रेसी है। आप उसको, जो अदलिया है, निज़ाम इंसाफ है हमारा, वो वन ऑफ द पिलर ऑफ द स्टेट है, इसलिए ट्राइकोटोमी ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट कहते हैं। बिल्कुल। अगर कोई एक्ट बना है, उसकी बारीज को चैलेंज करना, उसको देखना, उसकी तशरीह करना, आइन की तशरीह करना, वो सिर्फ और सिर्फ सुपीरियर कोर्ट का काम है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिर है एपेक्स कोर्ट है, उसने सबसे ज़्यादा, उसी ने ही फैसला करना होता है, और उसका फैसला पाबंद है पार्लियामान भी मानने की, उसको एग्जेक्टिव भी मानने की, और तमाम इदारे भी मानने। मगर सर इस कॉन्फ्लिक्ट का हल क्या है? मेरा सर वो मानते ही नहीं ना फैसला। नहीं, मेरा सवाल कैसे जाए? मैं एक्चुअली यही आपसे पूछना चाह रहा था कि हमें ये पता था अगर आइन की तशरीह हो जाए किसी 2 इदारों में, तो हाई कोर्ट्स का काम है डिफाइन कर दे। अब जब इदारे खुद ही अदालत से उलझ जाए तो फिर इसका क्या सोल्यूशन है? वेयर वी आर हेडिंग? इसका भी हल आइन ने दिया है। आइन ने आर्टिकल 204 दिया है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के फैसले को अमल दरामद नहीं करेगा, या उनकी तज़हीक करेगा, या उनको स्कैंडलाइज करेगा, उसकी फिर सजा है 6 महीने, और ना सिर्फ सजा है, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन है 5 साल के लिए। वो आर्टिकल 62 से बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं शोएब साहब। मैंने केस आपके सामने है, तो आइन ने हर बात की, हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी तशरीह भी कर दी है। अब यहाँ ये क्या कर रहे हैं, पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नलिफाई कर रही है करारदाद के जरिए। सर बिल्कुल दुरुस्त बात है, आप जो सारी बातें कर रहे हैं वो बड़ी जबरदस्त हैं, और बिल्कुल एग्जैक्टली बाय द बुक आप फरमा रहे हैं। मैंने चूंकि एक ब्रेक की तरफ जाना है, मुझे कहा जा रहा है, लेकिन आखिरी सिर्फ गुजारिश आपकी बारगाह में ये रखूंगा कि ये सारा काम तो भाईजान कोर्ट नहीं करना था ना सर जी। ये जो अगर किसी को तौहीन अदालत में बुलाना था तो वो कोर्ट नहीं करना था, वो हमने तो नहीं था कर देना। इतनी बड़ी माइटी पावर उनके अंदर इन्वेस्टेड है, उन्होंने इस ताकत का इस्तेमाल ही नहीं किया जो कि उनको अपने इदारे के वकार को बरकरार रखने के लिए करना चाहिए था। मैं कहता हूं कि टाइम अभी भी नहीं गुजरा। जब जुर्म हो जाता है तो जुर्म को कभी खत्म नहीं होता। वो किसी भी स्टेज पे वो उनको तलब कर सकते हैं, किसी भी स्टेज पे उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, किसी भी स्टेज पे, इवन प्रायर टू एंडिंग ऑफ देयर टेन्योर, या इवन हाई कोर्ट भी उनके खिलाफ। चलिए सर, हम भी दिले खुशफहम है हमारा भी, हम भी उम्मीदें रखते हैं, अल्लाह करे सर आगे कोई ऐसा मामला कभी हो। थैंक यू वेरी मच शोएब शाहीन साहब हमारे साथ थे। ब्रेक के बाद इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, आपको कुछ वुज़रा की मज़ेदार बातें सुनाएंगे इसके हवाले से। वो पहले जो बता चुके हैं कि हमने तो ये करना है, जो मर्जी हो जाए, फैसला जहाँ मर्जी आ जाए, वो करते हैं, उसके ऊपर बात ब्रेक के बाद। जो अदालत के अंदर मामला चल रहे हैं उस पर दोनों साइड्स का ओपिनियन हम प्रोग्राम के अंदर आपके सामने रख रहे थे, लेकिन एक जो पीछे कह रहे हैं कि फैसला हो गया हुआ है हुकूमत का, जो फैसला ऑलरेडी उन्होंने कर लिया हुआ है। मलिक साहब आपको सुनाऊं एक जो भी फैसला है उसके हवाले से। फैसल वाडा साहब एक कुछ फरमा रहे थे एक प्रोग्राम के अंदर बैठ के, वो चलाएं प्रोड्यूसर साहब। जी मलिक साहब, हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस? उसके बीच में कोई रास्ता निकलता है, ये काम होना है, यूं ही करना है, होना तो है ठीक है, लेकिन यूं ही करना है, उसमें नहीं अगर बीच में कोई रास्ता निकलता तो रौंद दिया जाएगा। ये फैसल वाडा साहब के पास इंफॉर्मेशन करेक्ट है वैसे? यार मैं तो समझता हूँ कि दिस इज़ वेरी सीरियस थिंग, क्योंकि एज ए स्टूडेंट ऑफ मीडिया मैं समझता हूँ कि हमारे सर्टन कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। हुजी MNA MPA कोई पार्टी, किसी पार्टी का नुमाइंदा, एक एक्स आपका मिनिस्टर है, और मेरा ख्याल है 5 साल एक ही लड़ाई रही कि आप लीगल हैं कि नहीं, 62 लगी थी, आप अमेरिकी शहरी हैं कि नहीं? शायद नहीं। आपने एक स्टेटमेंट दी थी और 5 साल पूरा पाकिस्तान मिल के हमें ये नहीं, एक फ़िक्रा नहीं इन्होंने बता सके कि जब मैंने एप्लीकेशन लिखी थी मैंने सच लिखा था या झूठ लिखा था। मगर मेरा जो क्वेश्चन है, मुझे ये सीधी सीधी वार्निंग है, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होती है भाई सारे निज़ाम को,
वो कहता है जो नहीं मानेगा वो भी गद्दार है। मैं वही बता रहा हूँ ना, जब आप कहते देखें ये जिनका काम है वो तो कह सकते हैं, पर लेकिन वाडा साहब की वार्निंग को सीरियस लेना चाहिए। नहीं सीरियस नहीं लेना चाहिए, ये बड़े काम के लोग होते हैं, ये आपकी फिजा बनाते हैं। ये तो मैं कह रहा हूँ, मैंने आपसे देखे, अब हमने पॉलिटिकली बात की थी पीटीआई के हवाले से। अच्छा, ये जो मिलिट्री कोर्ट का क्या इशू है, ये सारा साइकोलॉजिकल है। जब एक पार्टी को एक आम अदालत से डील करना पड़ता है और मिलिट्री कोर्ट से, ये सारा परसेप्शन का मामला है। इसी तरह जब आपके टीवी पे आगे इस तरह लोग कहते हैं रोक दिया जाए, मुझे वैसे आखिरी वो याद आ गया, एक दफ़ा आपको भी याद होगा, एक दफ़ा वो टीवी पे इसी तरह से टीवी पे आके वो साथ एक बूट लेके आ गए। हाँ, ये भी था, वो भी याद है आप? तो वो याद तो बड़ा कुछ है, ना ही करें तो अच्छी बात है, क्योंकि 3-4 मिनट सुकून सी प्रोग्राम खत्म करें। याद तो इसको बहुत कुछ है, बहुत सारे कमरों में कहीं को बुलाया भी गया। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मेरा प्रोग्राम करने लगा क्लोज। मैं एक मिनट नहीं सर, तुसी उन्ना कुछ बोलना, एक गल बात जरूर ठीक दफा करें। आप जी प्रोग्राम फीडबैक दीजिएगा अपना, कल मुलाकात होती है।